गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर कैनाल रेज। देखिए कैनाल रेज जो होती है, कैनाल रेज आर स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड in a discharge tube when high voltage of electricity is passed through a gas at low pressure taken in a discharge tube। देखिए अगर हम कोई एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं और उसके अंदर हम गैस डालते हैं विद लो प्रेशर, और उसमें जब हम हाई वोल्टेज करंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है पास करते हैं, तो उस केस में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की स्ट्रीम निकलती है और वो किस तरफ मूव करती है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करती है। उन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की स्ट्रीम को हम क्या बोलते हैं, कैनाल रेज बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर कैनाल रेज जो होती हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की स्ट्रीम होती हैं और ये हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करती है, मूव करती है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ एन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। मान लीजिए आपको एक एटम दे रखा है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और एक ही उसमें प्रोटॉन है। विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। तो इस केस में क्या ये कोई चार्ज कैरी करेगा या नहीं करेगा, ये हमें क्या करना है, यहाँ पर बताना है। अब देखिए क्वेश्चन करने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और दोनों पर सेम चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कूलम SI यूनिट होती है किसकी, चार्ज की। और प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है, मगर वो क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा जो एटम है उसमें एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, प्रोटॉन है। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, 1 नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको हम क्या करते हैं, 1 यूनिट मान लेते हैं। तो अब इस केस में ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस केस में क्या होगा, जो एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। नो द एटम विल नॉट कैरी एनी इलेक्ट्रिक चार्ज। इस केस में एटम जो है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन हैज़ 1 नेगेटिव चार्ज एंड वेयर एज अ प्रोटॉन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट 1 यूनिट चार्ज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मैंने रखा है ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। देखिए अब हमें यहाँ पर किसका रेफरेंस लेना है, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम का हमें क्या करना है, रेफरेंस लेना है। और क्या शो करना है, हमें एक्सप्लेन करना है हाउ एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अब देखिए थॉमसन ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज with negatively charged electrons embedded in it like the seeds in the watermelon। देखिए थॉमसन ने ये कहा था एटम जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, स्फीयर होता है, जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, जैसा कि सीड्स जो होते हैं वाटरमेलन के अंदर एम्बेडेड होते हैं। द टोटल नेगेटिव चार्ज of the electron is equal to the total positive charge of the sphere। और इस केस में ये जो स्फीयर होता है ये इस तरीके का बना होता है ताकि इसमें जो टोटल नेगेटिव चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है स्फीयर के। दीज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बैलेंस ईच अदर। और ये जो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। एज ए रिजल्ट जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। यहाँ पर हमें किसका रेफरेंस लेना है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम का हमें रेफरेंस लेना है। विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हमें रदरफोर्ड का जो मॉडल था एटम का
उसका रेफरेंस लेकर ये बताना है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। देखिए, रदरफोर्ड्स मॉडल शेज दैट एन एटम हैज़ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। देखिए, रदरफोर्ड का जो मॉडल था एटम का, वो ये कहता है कि जो एटम होता है ये पॉजिटिवली चार्ज, इसके अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, किसमें, एटम के अंदर। सो द सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज प्रोटॉन। इसका मतलब जो सब एटॉमिक पार्टिकल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। तो इसका मतलब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम को अगर हम रेफरेंस लेकर चलेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और उस पर कौन सा चार्ज होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 शेल्स। हमें यहाँ क्या करना है, एक एटम का स्केच करना है, सही। और यहाँ पर रेफरेंस किसका लेना है, हमने बोर मॉडल के अकॉर्डिंग बनाना है। और उस एटम के अंदर कितनी शेल्स होनी चाहिए, 3 शेल्स होनी चाहिए। क्लियर है। तो देखिए ये आपका जो है हमने स्केच किया हुआ है। अब देखिए इन बोर्स मॉडल ऑफ द एटम द positively charged nucleus is at the center and negatively charged electrons revolve around the nucleus in a fixed energy levels, सही। और इन लेवल्स का नाम हमने क्या दिया, 1 2 3 4 अगर न्यूमेरिकली देते हैं, और लेबलिकली देना है तो KLM हम उनका नाम देंगे। देखिए बोर मॉडल ने क्या कहा था, बोर मॉडल ऑफ एन एटम क्या कहता है कि जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का बना होता है, सही। और न्यूक्लियस उसके क्या होता है, सेंटर पर होता है। क्लियर है। और उसके अराउंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक अपनी अपनी एनर्जी लेवल्स में या शेल्स के अंदर क्या करते हैं, तेजी से रिवॉल्व करते रहते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले न्यूक्लियस बनाना है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का सिंबल हमने क्या करना है, प्लस का लगा देना है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अच्छा, इसके बाद हम पहली शेल बनाएंगे, इसके अंदर सिर्फ हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रिप्रेजेंट करने हैं। फिर दूसरी शेल बनाएंगे, उसमें कितने बनाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हम क्या करेंगे, बनाएंगे। और फिर तीसरी शेल बनाएंगे, उसमें भी हम क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो शो करेंगे। तो इस तरीके से हम बोर मॉडल ऑफ द एटम का रेफरेंस लेकर एटम का स्केच बना सकते हैं जिसमें 3 शेल्स हों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, what do you think would be the observation if the alpha particles, ये बच्चों अल्फा है, alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of metal other than gold। अब देखिए, अब वो कहते हैं मान लीजिए अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स का जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था, अगर वहाँ पर हम गोल्ड फॉइल की जगह मेटल की फॉइल यूज करते तो क्या रिजल्ट आता। अब देखिए पहला देखिए क्या ऑब्जर्वेशन होता है, इफ द फॉइल ऑफ अ हैवी मेटल लाइक प्लेटिनम हैविंग अ वेरी हैवी न्यूक्लियस इज यूज्ड देन द ऑब्जर्वेशन इन द अल्फा, ये अल्फा है बच्चों, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वुड बी सेम एज डेट इन द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। क्लियर है। अच्छा, अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा मेटल यूज करते हैं जो कि काफ़ी हैवी होता है लाइक प्लेटिनम, तो वही ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलती जो कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में हमें देखने को मिली थी। अच्छा, अब देखिए सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या होती है, इफ हाउएवर द फॉइल ऑफ अ लाइट मेटल लाइक लिथियम हैविंग अ वेरी लाइट न्यूक्लियस इज यूज्ड। अब अगर मान लीजिए आप कोई लाइट मेटल लेते लाइक लिथियम जिसका न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है, उसको अगर हम यूज करते देन फास्ट मूविंग हैवी alpha particles may even push the light nucleus aside and may not be deflected back। तो इस केस में हो सकता है कि जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो न्यूक्लियस को क्या करते हैं, जब उनको न्यूक्लियस के ऊपर जाके टकराते तो न्यूक्लियस को साइड में कर देते।
ऐसा भी हो सकता था, और उस केस में कोई भी अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट बैक कर नहीं आता। तो अब अगर इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप हैवी मेटल यूज़ करते लाइक प्लेटिनम तो वही रिजल्ट निकलता है जो कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में निकला था। अब अगर मान लीजिए आप हल्का मेटल यूज़ करेंगे लाइक लिथियम, तो उस केस में क्या हो सकता है, ये भी हो सकता था कि जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैं वो जो न्यूक्लियस होता है किसका, लिथियम का, उसको साइड में कर देते और वो डिफ्लेक्ट कर कर वापस ना आते। अच्छा, यहाँ पर बच्चों ए लिखा हुआ है अल्फा की जगह, इसकी जगह हमें क्या लिखना है, अल्फा लिखना है। सही, अल्फा हम इस तरीके से लिखते हैं। अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एटम के अंदर कौन से 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं? पहला होता है इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 4 यूनिट। हीलियम एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 4 यूनिट एंड 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, और इसके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं। डेट मीन्स इनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव, इसके पास कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? तो देखिए कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सही, तो ये आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है, ये एटॉमिक मास दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 2। तो यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन्स होंगे बच्चों, 2 न्यूट्रॉन्स यहाँ पर होंगे। तो डेट मीन्स हीलियम का जो एटम होगा उसके न्यूक्लियस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको निकालने का तरीका आप याद कर लीजिएगा, जब भी आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम एटम। हमें क्या करना है, कार्बन और सोडियम इन दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, बताना है। तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, पहली शेल भरते हैं। पहली शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। फिर हम दूसरी शेल भरेंगे, दूसरी शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मगर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,4। अच्छा, हम ऐसे K और L कर कर भी लिख सकते हैं इनको। फर्स्ट शेल को हम K और सेकंड शेल को L कर कर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना होता है तो आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरी शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरी जो शेल होती है उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चौथा पॉइंट, जो फोर्थ शेल होगी उसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, जो भी आखिरी शेल होगी, जो भी वैलेंस शेल होगी, आखिरी शेल होगी, उसमें कभी भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, बेशक वो थर्ड शेल ही क्यों ना हो या फोर्थ शेल ही क्यों ना हो। क्लियर है? वैसे थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर थर्ड शेल आखिरी है तो उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। फोर्थ शेल में वैसे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32। मगर इन केस अगर वो आखिरी शेल है तो उसमें भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो होता है कार्बन का वो होता है 6। तो इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कार्बन के अंदर वो भी 6 होंगे। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा किसका, कार्बन का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 11। तो पहले हम इसकी पहली शेल भरते हैं, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। अब बच गए 9। तो दूसरी जो एल शेल होती है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 8 यहाँ से माइनस कर लीजिए, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 1। तो थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा किसका, सोडियम का। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इफ
K and L shell of an atom are full, then what would be the total number of electrons in the atom? देखिए इसमें उन्होंने कहा है, मान लीजिए आपको एक एटम दे रखा है, उसकी दो शेल हैं K और L, और ये दोनों कम्प्लीटली फिल हैं, तो आपको बताना है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो रूल्स के अकॉर्डिंग पहली शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, और दूसरी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8। तो इस केस में ये दोनों शेल्स जो है वो कम्प्लीटली फिल है। तो अब इनको ऐड कर लीजिए, तो 2 + 8 कितना आ गया 10। तो इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन दोनों शेल्स के अंदर मिलाकर वो कितने होंगे 10 होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। आपको क्या करना है, वैलेंसी फाइंड आउट करनी है, किसकी, क्लोरीन की, सल्फर की और मैग्नीशियम की। तो सबसे पहले देखिए हम वैलेंसी निकालते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। तो अब हम क्या करते हैं 17 उसका क्या है एटॉमिक नंबर है, किसका, क्लोरीन का। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 17 होंगे। तो यहाँ पे हम पहली शेल भरते हैं, पहली शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, बच गए 15। दूसरी एल शेल होती है, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अब बच गए 7। 2 और 8 10 तो भर लिए, 7 ही बचे ना, तो वो किस में चला जाएगा, थर्ड शेल के अंदर चले जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है। अब देखिए ये जो क्लोरीन होता है इसको अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, तो उसके लिए वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से मांग लेगा। तो इसलिए इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी बच्चों 1 होगी। या तो 1 इलेक्ट्रॉन वो मांगेगा या 1 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा। तो डेट मीन्स जो वैलेंसी होगी क्लोरीन की वो क्या होगी 1 होगी। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं सल्फर पर। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 16, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2,8,6। तो इसकी तो थर्ड शेल होती है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और करने कितने होते हैं 8। तो इसका मतलब सल्फर क्या करेगा, किसी से या तो 2 इलेक्ट्रॉन मांग लेगा या शेयर कर लेगा। सही। देखिए होता क्या है, जितने भी एटम होते हैं उनको उनकी ये टेंडेंसी होती है कि उनको अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो नियरेस्ट नोबेल गैस की तरह करना होता है। तो उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो जो सल्फर होता है उसके नज़दीक जो नोबेल गैस होती है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,8, और उस एटम का नाम होता है आर्गन। उस एटम का क्या नाम होता है आर्गन। तो अब सल्फर को क्या करना होता है, आर्गन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना होता है, और आर्गन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 होता है। तो ऐसा करने के लिए वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, या तो शेयर कर लेता है या किसी से मांग लेता है। तो डेट मीन्स इसकी वैलेंसी क्या होगी 2। तो अब वैलेंसी एक बार समझ लीजिए, वैलेंसी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको कोई एटम जो होता है या तो शेयर करे या ले या दे, टू अटेंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबेल गैस। तो इसलिए इसकी जो वैलेंसी होगी सल्फर की वो क्या होगी 2 होगी। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे 12 होंगे। अच्छा, अब इसकी KLM 3 शेल बनेगी। क्यों, पहले में हम 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, दूसरे में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो बच गए 2, वो थर्ड शेल में चले जाएंगे। अब इसके नियरेस्ट जो नोबेल गैस होती है वो होती है नियॉन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8। तो अब ये जो मैग्नीशियम है ये इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लूज़ कर देता है। तो इसलिए इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी 2 होगी। तो डेट मीन्स वैलेंसी जो होगी किसकी, मैग्नीशियम की, वो होगी 2। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the number of electrons in an atom is 8 and the number of proton is also 8, then what is the atomic number of the atom and what is the charge on the atom। देखिए
यहाँ पर उन्होंने कहा आपको एक एटम दे रखा है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 8 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो भी 8 है। तो इससे हमें क्या करना है, इसका एटॉमिक नंबर बताना है। तो देखिए एटॉमिक नंबर जो होता है एटम का, वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो डेट मीन्स यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 8 है। तो डेट मीन्स एटॉमिक नंबर जो होगा एटम का वो कितना होगा? 8 होगा। सेकंड देखिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब 8 नेगेटिव चार्ज हो गया, 8 यूनिट नेगेटिव चार्ज इसके अंदर होगा। और 8 ही प्रोटॉन है, डेट मीन्स 8 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। इनको जब आप ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो एटम होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। और उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा बच्चों? 8 होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक टेबल दे रखी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सल्फर और ऑक्सीजन की डिटेल आपको दे रखी है, क्लियर है। और उन्होंने पूछा कि आपसे मास नंबर पूछा है, किसका? ऑक्सीजन का और सल्फर का। अब देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन की डिटेल दे रखी है, सिंबल O है पता ही हमें, और इसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो जब इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 होंगे और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी क्या होंगे? 8 होंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके 8 दे रखे हैं। सेकंड, सल्फर का सिंबल S है, इसका एटॉमिक नंबर 16 है। तो डेट मीन्स इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 16 होंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भी 16 होंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन्होंने दे रखे हैं 16। अब इन्होंने पूछा क्या है? मास नंबर पूछा है। तो देखिए मास नंबर हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम ये देखते हैं जो न्यूक्लियस है उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑक्सीजन में कितनी है? 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं ऑक्सीजन में? 8। तो 8 और 8 कितना हो गया? 16। डेट मीन्स ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होगा वो होगा 16। अब नेक्स्ट सल्फर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 16। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 16। तो 16 और 16 कितना हो जाएगा? 32। तो इसका मतलब सल्फर का जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा? 32 यूनिट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सिंबल HDT टेबुलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। देखिए यहाँ पे H का मतलब क्या है? HDT, ये तीनों के तीनों जो है आइसोटॉप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किसके? हाइड्रोजन के। क्लियर है। H यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, सिंपल जो हाइड्रोजन होता है। D जो है वो ड्यूटेरियम हो गया, और कैपिटल T जो है वो ट्राइटेरियम हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए सबसे पहले H मतलब हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन जो होता है, इसका एटॉमिक मास जो होता है, वो 1 यूनिट होता है। और एटॉमिक नंबर जो होता है वो भी इसका 1 यूनिट होता है। क्लियर है। अब देखिए इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 यूनिट है, 1 है। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों कितने होंगे? 1 होंगे। दोनों क्या होंगे? 1 होंगे। क्लियर है। अच्छा, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास में से जो मास नंबर होता है उसमें से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 0। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 0 हो गए। अब देखिए ड्यूटेरियम का जो एटॉमिक मास है वो 2 यूनिट है, और एटॉमिक नंबर कितना है? 1 यूनिट है। अब देखो ये जो ड्यूटेरियम है इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है आपको 1 यूनिट। दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1 होंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, वो आएगा 1। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो 1 होंगे। अब आइए आप ट्राइटियम में। ट्राइटियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 1 यूनिट होता है, और इसका जो मास होता है वो 3 यूनिट होता है। तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों क्या होंगे? 1 यूनिट होंगे। इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, वो आएगा 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 2 यूनिट होगा।
अब देखिए अब इसमें रहेगा राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले आइसोटॉप्स के एग्जांपल देने हैं और फिर उनका क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें शो करना है और फिर हमें एक आइसोबार का एग्जांपल लेना है और उसका हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करना है। तो अब सबसे पहले देखिए हम आइसोटॉप्स की बात करते हैं। आइसोटॉप में हम एग्जांपल ले रहे हैं क्लोरीन का। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, दोनों का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। दोनों का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है और कितना होता है, 17 होता है। और दोनों का जो मास नंबर होता है वो अलग होता है, डेट मीन्स 35 होता है एक का और दूसरे का क्या होता है, 37 होता है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका एटॉमिक नंबर देखते हैं। दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे देखिए इसका जो एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का वो 17 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 17 हो गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 17। क्लियर है। अच्छा अब हम शेल लिख देते हैं KLM, N तक तो पहुँचेगी नहीं बात। पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 और 8 कितना हो गया, 10, जबकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17। तो थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब ये जो होगा कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इन दोनों का। क्लियर है। क्यों, क्योंकि जो आइसोटॉप्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सेम होगा। क्यों, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। अब देखिए हम आइसोबार का एग्जाम्पल लेते हैं। आइसोबार्स में एक तो हम लेते हैं आर्गन और एक लेते हैं कैल्शियम। दोनों का एटॉमिक मास कितना होता है, 40 यूनिट होता है। इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है और इसका क्या होता है, 20 होता है। सबसे पहले देखिए आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है मगर मास डिफरेंट होता है। आइसोबार्स जो होते हैं ये अलग अलग एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास तो सेम होता है मगर एटॉमिक नंबर क्या होता है, अलग होता है। अब देखिए यहाँ पर जो आर्गन है इसमें इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 18 है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 18 होंगे। अब इनको हम KLM शेल में भरेंगे। पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में 8 और तीसरी में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है। तो इसका मतलब ये नोबेल गैस होगी इसकी आउटरमोस्ट शेल क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड है। अब देखिए कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है तो डेट मीन्स इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो भी 20 होंगे। अब यहाँ पर KL M और N 4 शेल्स बना देता हूँ। पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8। सही, 2 और 8 कितने हो गए, 10। अब देखिए 10 हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच गए तो वो किस में जाएंगे, M में जाएंगे। अच्छा अब M में अगर मैं 10 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ तो M जो होगी इसकी आउटरमोस्ट शेल हो जाएगी। सही है। और आउटरमोस्ट शेल में कभी भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो हम 10 को क्या करते हैं, 8 और 2 में इस तरीके से तोड़ देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, कैल्शियम का। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहां पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज को क्या करना है, कंपेयर करना है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रिलेटिव चार्ज देखेंगे। इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव चार्ज होता है वो होता है -1 यूनिट और प्रोटॉन का जो रिलेटिव चार्ज होता है वो होता है +1 यूनिट और न्यूट्रॉन का जो रिलेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 यूनिट। इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्लियर है। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है
रिलेटिव मास जो होता है वो प्रोटॉन का 1 यूनिट होता है। कितना होता है बच्चों? 1 यूनिट। न्यूट्रॉन का कितना होता है? 1 यूनिट। और इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? 0 यूनिट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। जे थॉमसन का जो मॉडल था एटम का, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी। देखिए इसकी मेन लिमिटेशंस ये थी कि जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था उसको ये एक्सप्लेन नहीं करता था, उसको ये मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता था। जे थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय रदरफोर्ड। तो ये इसका क्या था? मेन क्या था? ड्रॉबैक था, मतलब ये इसकी मेन सबसे कमी थी। अच्छा, अब that is J.J. Thomson model of the atom could not explain why most of the positively charged alpha particles pass straight through the gold foil and few particles are diffracted through a small angle and large angles, whereas a very few particles completely rebound on hitting the gold foil and turn back on their path। तो ये सारी चीज़ें जो है जे थॉमसन का जो मॉडल था एटम का वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये इसका जो था मेन ड्रॉबैक था। सेकंड, जे थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम वाज जस्ट बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन। ये किसके ऊपर बेस्ड था बच्चों? सिर्फ इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड था और इसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था इसके सपोर्ट के लिए। तो ये दो मेन जो थे इसके ड्रॉबैक थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड का जो मॉडल था एटम का उसकी क्या लिमिटेशंस थी। देखिए उसकी एक ही मेन लिमिटेशंस थी। उन्होंने कहा था जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सर्कुलर पाथ में तेजी से क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। अब इसके अगेंस्ट लॉजिक क्या आया? जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चार्ज पार्टिकल होता है और चार्ज पार्टिकल जब भी एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वो क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। वो क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। तो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो सेंटर पर न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। अब इन केस जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो रही है तो वैसे वैसे उसका जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से क्या होना चाहिए? कम हो जाना चाहिए और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाना चाहिए। तो इस चीज़ को जो है रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, यही इनकी लिमिटेशंस थी। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन है, डिस्क्राइब बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। अब हमें क्या करना है? बोर मॉडल ऑफ एटम को क्या करना है? यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो था उनका कि जो एटम होता है वो 3 पार्टिकल से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिवली चार्ज, उन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन्स जो होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव प्रोटॉन्स द एटम ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखिए सबसे पहले वो कहते हैं एटम जो है वो 3 पार्टिकल से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट,
द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन अ स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर सेंटर पर क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। अब प्रोटॉन्स के कारण न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट पॉइंट था द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व रैपिडली राउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और शेल्स। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो तेजी से एक सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और उन पाथ को हम क्या बोलते हैं, या तो एनर्जी लेवल्स बोलेंगे या एनर्जी शेल्स बोलेंगे। अब इन शेल्स को या तो हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, या फिर हम क्या करते हैं उनको लेटर से इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे रिप्रेजेंट करते हैं, KLMNOP से क्या करते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। अच्छा, इसमें नंबरिंग जो हम करेंगे वो इनसाइड आउट करेंगे, मतलब सबसे इनर जो होगा ऑर्बिट वो फर्स्ट होगा, उसके बाद वाला 2, ऐसे ही बाहर चलते जाएंगे तो 3rd 4th 5th और 6th आ जाएगा। सिमिलरली KLMNOP में भी ऐसा ही है। अब देखिए 4th पॉइंट उनका ये कहता है कि देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ईच एनर्जी लेवल कैन होल्ड। एक लिमिट होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि हर एनर्जी लेवल जो है वो होल्ड कर सकता है। जो पहला एनर्जी लेवल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दूसरा जो होता है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरा जो होता है उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और 4 जो होता है उसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसका मतलब हर एनर्जी लेवल के अंदर एक लिमिट होती है कि उससे ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन कभी भी एकोमोडेट नहीं कर सकता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट था ईच एनर्जी लेवल एसोसिएटेड विद अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि हर एनर्जी लेवल जो होता है वो एसोसिएट होता है फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी से। द शेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैविंग मिनिमम एनर्जी, जो शेल न्यूक्लियस के नज़दीक होती है उसमें तो एनर्जी कम होती है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर शेल होती जाती है उसमें जो एनर्जी है वो बढ़ती चली जाती है। मतलब मान लीजिए आपको ये न्यूक्लियस दे रखा है और ये इसके अराउंड शेल्स हैं, तो ये शेल जो है सबसे नज़दीक है न्यूक्लियस के, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें मिनिमम एनर्जी होगी, उनकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। अच्छा, अब ये मैं मान लेता हूँ सबसे दूर आउटर मोस्ट शेल है, इसका डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उनके अंदर जो एनर्जी होगी सबसे ज़्यादा होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लॉन्ग एज दे कीप ऑन रिवॉल्विंग इन द सेम एनर्जी लेवल। अब वो कहते हैं अब अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन एक ही पर्टिकुलर एनर्जी शेल के अंदर घूमता रहता है तो उसमें अंदर कोई भी एनर्जी के अंदर उसकी चेंज नहीं आता है, उसकी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, स्टेबल रहती है। द चेंज इन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू अ हायर एनर्जी लेवल। अब अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाता है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जाता है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगी। और अगर मान लीजिए वो ऊपर से नीचे वाले लेवल पे आता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन अगर एक ही एनर्जी शेल में घूमता रहता है तो उस केस में उसके एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता है। अगर वो हायर एनर्जी लेवल पे जाता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और अगर वो लोअर एनर्जी शेल पर आता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन है कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। हमें क्या करना है, तीनों जो मॉडल हैं एटम के उनको हमें क्या करना है, कंपेयर यहाँ पर करना है। तो सबसे पहला होता है जे थॉमसन। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। दूसरा है बच्चों रदरफोर्ड।
मॉडल ऑफ एन एटम, और थर्ड है बोर मॉडल ऑफ एन एटम। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। अब देखिए सबसे पहले आता है जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। जे थॉमसन के अकॉर्डिंग जो एटम होता है ये एक स्फेरिकल बॉल की तरह होता है। स्फेरिकल बॉल किसकी? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की, और उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, जैसे कि सीड्स होते हैं किसके अंदर? वाटरमेलन के अंदर। अच्छा, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम क्या कहता है? ये कहता है एन एटम कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। वो कहते हैं एक एटम जो होता है वो कंसिस्ट होता है किसका? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का, और उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके अलावा जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं? हाई स्पीड से, हाई वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए बोहर का जो मॉडल था वो क्या कहता है? वो कहता है कि एक एटम जो होता है वो 3 पार्टिकल से बना होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ये पहला बच्चों डिफरेंस है तीनों के मॉडल ऑफ एन एटम में। अब देखिए इसके बाद दूसरा पॉइंट है, द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द स्फीयर इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू विच एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इट हैज नो ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए जे थॉमसन का दूसरा पॉइंट क्या था? वो कहता है टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होता है स्फीयर के अंदर वो टोटल नेगेटिव चार्ज होता है स्फीयर के अंदर, इसलिए इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। अब देखिए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम का सेकंड पॉइंट क्या था? ये कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होल्ड द एटम टुगेदर। ये कहता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है किसके किसके बीच में? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, उसके कारण एटम जो होता है वो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो एक साथ रह पाते हैं। अच्छा, अब देखिए बोहर का जो मॉडल था उसके सेकंड पॉइंट में क्या गया था? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव प्रोटॉन्स द एटम ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखिए ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब देखिए इसके बाद आता है जे थॉमसन की लिमिटेशन क्या थी? जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसकी जो फाइंडिंग्स थी उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जबकि थर्ड पॉइंट जो इसमें है किसमें? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम में वो क्या है? द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन्स is equal to the number of negative electrons due to which an atom is electrically neutral। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो आपका थर्ड है बोहर मॉडल ऑफ एन एटम, ये कहता है द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन अ स्मॉल न्यूक्लियस। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो छोटे से न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होते हैं सेंटर पर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो है, रदरफोर्ड ने ये कहा था जो सारा का सारा मास होता है एटम का वो किस में लोकेटेड होता है? वो न्यूक्लियस के कारण ही होता है। और फोर्थ पॉइंट बोहर ने क्या दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैपिडली जो होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, और इन सर्कुलर पाथ को हम क्या करते हैं? या तो नंबर से 1 2 3 4 5 6 से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर लेटर्स KLMNOP से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
अब देखिए इसके बाद आता है लिमिटेशन। रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें लिमिटेशन क्या थी, वो मैंने आपको लिमिटेशन अभी थोड़ी देर पहले बता दी है। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चों आपको क्या करना है, एक तरीके से सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समराइज द रूल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। अब देखिए आपको क्या करना है, पहले 18 एलिमेंट्स का जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं उसमें कौन कौन से रूल हम यूज़ करते हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो देखिए पहला रूल है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी एकोमोडेटेड इन एनी एनर्जी लेवल ऑफ द एटम इज गिवन बाय 2n²। देखिए इसमें उन्होंने कहा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एनर्जी शेल के अंदर आ सकते हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n² से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर n जो होता है वो नंबर ऑफ एनर्जी शेल होता है या एनर्जी लेवल होता है। मान लीजिए फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हम n की जगह 1 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो इसका मतलब पहले एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, दूसरे के लिए हम n की जगह 2 रख देंगे तो आ जाएगा 8, मतलब दूसरे में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरे के लिए n की जगह 3 रख देंगे तो कितना आ जाएगा ये 18, और फोर्थ के लिए n की जगह क्या रख देंगे 4 तो कितना आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये इसका पहला पॉइंट है। अच्छा अब देखिए दूसरा, द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इवन इट हैज़ द कैपेसिटी टू अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटरमोस्ट शेल होगी किसी भी एटम की उसमें कभी भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। क्लियर है? बेशक उसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा की क्यों ना हो। थर्ड पॉइंट है, द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डू नॉट ऑक्यूपाई द न्यू शेल अनलेस ऑल द इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इसमें उन्होंने कहा है थर्ड रूल में कि जो एटम होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब तक इनर शेल्स को कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं तब तक वो नई शेल के अंदर नहीं जाएंगे। मतलब सबसे पहले इनर मोस्ट शेल जो होंगी वो कंप्लीटली फिल होंगी, उसके बाद ही जो है बाहर वाली जो शेल होगी वो भरनी चालू होगी। अब देखिए इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर हमें क्या करना है, वैलेंसी की डेफिनेशन बतानी है। सही। अब वैलेंसी क्या होता है बच्चों, द नंबर ऑफ वैलेंसी क्या होता है, the valency of an atom is defined as the number of electron lost, gained or shared by one atom of the element to achieve the nearest inert gas electronic configuration। तो देखिए वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको कोई भी एटम या तो लूज करता है या गेन करता है या फिर शेयर करता है टू अटेंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। अब देखिए वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14, इसका मतलब इसमें 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हम शेल लेते हैं, पहली शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, दूसरी में 8, 2 बच गए 4, तो तीसरी में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब देखिए इसके नियरेस्ट जो होती है 2 नोबल गैस होती है, एक तो होती है नियोन और एक होती है आर्गन। ये इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसकी टेंडेंसी ये होती है कि आर्गन की तरह बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या करेगा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या शेयर करेगा। मोस्टली ये क्या करता है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर ही करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी 4 होगी। इसकी वैलेंसी क्या होगी बच्चों 4 होगी। अच्छा नेक्स्ट इन्होंने बोला है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 8 होंगे। अब देखिए इसकी 2 शेल है, एक के शेल है और एक एल शेल है। तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दूसरी शेल है उसमें जो बच गए हैं 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, ऑक्सीजन का। अब देखिए ऑक्सीजन के नज़दीक नियोन पड़ती है इनर्ट गैस, तो इसको अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से करना होता है, इस तरह का बनाना होता है। इसके लिए इसको अपनी
दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, तो इसके लिए या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है या 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लेता है। तो इसलिए इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी बच्चों, वो 2 होगी। इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी।